शहर में एक नई वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। ध्रुव राठी ने हाल ही में डिक्टेटरशिप और उसके बाद डरा हुआ डिक्टेटरशिप पर वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब पर काफ़ी चर्चा में रही और इसी चर्चे की वजह से आईटी सेल की टांगें कांप गई थी। और अब ध्रुव राठी के बाद मोहक मंगल ने भी मचा दी तबाही। मोहक मंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं, मोहक मंगल एक यूट्यूबर हैं जिनका सब्सक्राइबर बेस है 3.1 मिलियन। और अब ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर जिसमें मोहक मंगल पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक तमिल चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि ये मोदी है जो मुमकिन हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड आया और आप सबके साथ जानकारी साझा हुआ कि कौन सी पार्टी कितना चंदा दिया है। मोहक ने एक आर्टिकल में जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को यानी पिछले साल की खबर में कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब भारत सरकार ने कहा कि राजनीतिक चंदे के बारे में किसी भी नागरिक को जानने का अधिकार नहीं है। अब ये तो रहा प्रमाण, लेकिन राजनीतिक दल और नेता दल करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। आखिर में मोहक कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई लाडला बेटा नहीं जिसकी हर गलती माफ़ हो जाएगी। मोहक मंगल ने कल यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई जिसमें बीजेपी की पूरी वॉशिंग मशीन और उसके डिटर्जेंट के चक्रव्यूह को पूरी तरीके से समझाया है। आइए उस पर एक नजर डालें। ओलंपिक बॉक्सर विजेंदर सिंह ने रिसेंटली बीजेपी को ज्वाइन किया कांग्रेस से। जब उनसे पूछा गया कि एक दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हेविली क्रिटिसाइज कर रहे थे सोशल मीडिया पर और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने ये कहा। फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। नींद के बाद उनकी अंतरात्मा जाग पड़ी, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। क्या बात है। गौरव वल्लभ जो हर दिन न्यूज चैनल्स पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे? बिल्कुल 100%, बिल्कुल आपके कैमरे में देख के भी बोलता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब हार्दिक पांड्या अपनी आईपीएल टीम बदल दे तो आपका खून खोल जाता है, पर एक पॉलिटिकल लीडर जो डिसाइड करेगा कि आप कौन सी रोड, स्कूल और हॉस्पिटल को यूज करोगे, वो अपनी आइडियोलॉजी के खुली बाजार में नीलामी कर देता है, तो सात खून माफ। अब आप कहोगे ये तो ऑपोजिशन पार्टीज में भी हो रहा है, और ये सच बात है। कई बीजेपी के लीडर्स ने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया है, पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन इतनी हाई क्वालिटी है कि वो किसी भी दाग को हटा सकती है, चाहे क्राइम कितना भी सीरियस क्यों ना हो। सर्फ एक्सेल की टैगलाइन थी दाग अच्छे हैं, पर बीजेपी ने इस टैगलाइन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ये हैं अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, जिन्होंने फरवरी 2024 को कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इधर बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम में आई क्योंकि उनको सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में। एक ऐसा स्कैंडल जहां पाया गया था कि जब अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके कई फैमिली मेंबर्स को ऐसे अपार्टमेंट्स मिल गए थे जो हमारे आर्मी के जवानों की फैमिलीज के थे। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? 8 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जहां उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया था कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंडर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में तो इतने सारे करप्शन स्कैंडल्स हुए। एक करप्शन स्कैम जो उन्होंने मेंशन किया अपने पेपर में, वो था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। उसी सरकार ने 5 दिन बाद 13 फरवरी को करप्शन स्कैंडल में सबसे बड़े नाम अशोक चव्हाण को ही अपनी पार्टी में इनवाइट कर दिया। अब क्या ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं नहीं। 2014 से 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। 25 में से 23 पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन या तो रोक दी गई है या फिर कैंसिल कर दी गई है। जैसे सुवेंदु अधिकारी, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि वो लीडर्स जिन पर करप्शन चार्जेस हैं, वो आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करते हैं, तो उनका जवाब था, पार्टी इज ओपन, वी वेलकम एवरीबडी, इवन पीपल हु हैव 9 सीबीआई केसेस अगेंस्ट देम, पार्टी इज वेलकमिंग एवरीबॉडी। अभी तक बीजेपी ने 417 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जिनमें से 116 लोग तो
दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, यानी कि 28%। इन 116 में से 37 लोग कांग्रेस से आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पर एक्चुअली वो एक कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन एक क्लियर सिग्नल है कि कैसे हमारी सरकार मानती है कि वोटर को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और इसी वॉशिंग मशीन का मैं आज पर्दाफाश करना चाहता हूँ। 26 नवंबर 2008 में हमारे देश के खिलाफ एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ। मुंबई अटैक्स की वजह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। कुछ दिन बाद 5 दिसंबर 2008 को उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उनको रिप्लेस किया कांग्रेस के अशोक चव्हाण ने। एक साल बाद 2009 में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी जीत गई, जिसके बाद अशोक चव्हाण फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। पर कुछ महीनों बाद अशोक चव्हाण को रिजाइन करना पड़ा चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की वजह से। ये करप्शन स्कैंडल था किस बात का? ये है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, एक 31 स्टोरी बिल्डिंग जहां हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि उन मिलिट्री पर्सनल को घर दिए जाएंगे जो कारगिल वॉर में हमारे देश के हीरो थे, और उन जवानों के परिवारों को जो इस वॉर में शहीद हुए हमारे देश के लिए। ये प्लान बनाया था डिफेंस एस्टेट ऑफिस ने, जिन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा और मुंबई के कोलाबा एरिया में 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन की मांग करी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने रिप्लाई में कहा कि ये जमीन सरकारी है और हमने रिजर्व कर रखी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, पर क्योंकि आपका प्रोजेक्ट एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है जिससे मिलिट्री के वॉर वेटरन्स और उनके परिवारों को फायदा मिलेगा, इससे हम ये जमीन देने के लिए तैयार है 20% डिस्काउंट में। ये बिल्डिंग मुंबई के एक बहुत महंगे एरिया कोलाबा में लोकेटेड है, जो सेंसिटिव भी है कुछ हद तक, क्योंकि उधर हमारे डिफेंस की कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। पर खैर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और राजश्री कंस्ट्रक्शन को 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। पर 2008 में नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करी। इस एक्टिविस्ट ग्रुप ने कहा कि ये बिल्डिंग बहुत एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में बन रही है, क्योंकि ये मुंबई के कोस्ट के पास है। इस वजह से इस बिल्डिंग को कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ के लॉज फॉलो करने होंगे, जो उनके हिसाब से ये बिल्डिंग कर नहीं रही थी। पर इन्वेस्टिगेशन में जो पाया गया वो और भी शॉकिंग था। अब जो ओरिजिनल प्रपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसके हिसाब से इस हाउसिंग सोसाइटी में अपार्टमेंट्स बस सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन और उनकी विडोज यानी कि विधवाओं को दिए जाएंगे। पर जो CAG को अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिला, उसने महाराष्ट्र और हमारे देश की पॉलिटिक्स को हिला दिया। 102 लोगों को अपार्टमेंट दिए गए थे, जिसमें से बस 37 लोग डिफेंस से थे, 15 लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, 8 लोग MP या फिर MLA थे और 42 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण के फैमिली मेंबर्स। पता चला कि अशोक चव्हाण की फैमिली के 3 फ्लैट्स थे इस बिल्डिंग में, और जो नाम थे ओनर के वो भी फेक थे। हाई कोर्ट की रिपोर्ट ने दिखाया कि नागपुर में एक ड्राइवर जो आज तक मुंबई आया नहीं था और मुंबई का एक सब्जी वाला सडनली ओनर बन गए थे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट्स के। क्योंकि कोलाबा इतना एक्सपेंसिव एरिया है, इस वजह से इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू 8.5 करोड़ रुपए थी, जो इन लोगों को दिया गया 85 लाख में, यानी कि 10% कॉस्ट में। CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक FIR दर्ज करी 11 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग अशोक चव्हाण, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पर। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अशोक चव्हाण ने चीफ मिनिस्टर पोजीशन से रिजाइन कर दिया। कई बीजेपी लीडर्स ने अशोक चव्हाण को अटैक किया, इंक्लूडिंग नितिन गडकरी। आदर्श सोसाइटी की बात हो, इसमें कांग्रेस पार्टी गिल्टी है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसको आज कांग्रेस पार्टी ने और UPA ने स्वीकार किया है और इसीलिए दोनों पर कार्रवाई हुई है। 3 साल बाद महाराष्ट्र के गवर्नर ने CBI को परमिशन नहीं दी थी अशोक चव्हाण को प्रोसिक्यूट करने के लिए, और तब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? Prima facie case of quid pro quo, which fits into the legal framework. Why the governor has refused to give permission to prosecution is really a $1 million question. एक साल बाद 30 मार्च 2014 को लोकसभा की कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके में आए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे? अशोक चव्हाण। तो अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी ने अशोक चव्हाण पर कई अटैक्स करे और ये स्पीच आपको हिला देगी, तो ढंग से सुनना। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते
जो शहीद हुए क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? आप में से कुछ लोग ने स्पीच मिस कर दी होगी, तो एक बार वापस सुनो। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? इस स्पीच के करीब 10 साल बाद क्या हुआ? अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अशोक चव्हाण बहुत बड़े लीडर है महाराष्ट्र के। असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता आहेत। प्रशांत किशोर ने रिसेंटली कहा कि पॉलिटिक्स में गंगा में नाले का पानी आ सकता है, पर नाले में गंगा का पानी नहीं जाना चाहिए। जब तक गंगा में नाला आके मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है, नाले में गंगा नहीं जानी चाहिए। पर अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप गंगा और नाले में डिफरेंस ही ना बता पाओ तो क्या होता है? यही हो रहा है बीजेपी के साथ। क्या आपको लगता है कि अब अशोक चव्हाण पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी? शायद नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं जब दूसरे लीडर्स बीजेपी में आते हैं, जैसे शुवेंदु अधिकारी। इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। मुझे पहली बार बेवकूफ बनाया तो आपकी गलती, पर दूसरी बार बनाया तो मेरी गलती। और यही चीज इंडियन पब्लिक के साथ हो रही है। 2014 और 16 के बीच एक जर्नलिस्ट मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया कई तृणमूल कांग्रेस लीडर्स का करप्शन चार्जेस पर। स्टिंग ऑपरेशन के लिए मैथ्यू ने एक फेक कंपनी बनाई, इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस, और कई तृणमूल कांग्रेस लीडर्स को अप्रोच किया। वो एक पॉलिटिशियन के पास जाते और बोलते कि आप मेरी कंपनी की मदद कर दो, जिसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। उन्होंने 50 घंटे से ज्यादा की फुटेज रिकॉर्ड करी, जब 12 तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स घूस मांगते हुए पकड़े गए, जिसमें से एक थे शुवेंदु अधिकारी। इस ऑपरेशन की डिटेल्स पब्लिश हुई एक न्यूज वेबसाइट पर, नारदा न्यूज। ये केस वेस्ट बंगाल के 2016 के स्टेट इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही पब्लिश हुआ था, जिस वजह से बहुत बड़ा बन गया और इसको बुलाया गया नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस। पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जर्नलिस्ट पर ही केस डाल दिया। अगस्त 2016 को कलकत्ता के हाईकोर्ट ने इस जर्नलिस्ट के केस को रोक दिया और मार्च 2017 में कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी इन सारे लीडर्स के खिलाफ। अगले महीने अप्रैल 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी 12 लीडर्स के खिलाफ, जिनमें से एक थे शुवेंदु अधिकारी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सीबीआई ने परमिशन मांगी लोकसभा स्पीकर से कि क्या वो कार्रवाई कर सकते हैं शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ या फिर नहीं, क्योंकि एक पॉलिसी रूल है कि जब एक सिटिंग एमपी या फिर एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सीबीआई या फिर किसी भी पुलिस एजेंसी को लोकसभा के स्पीकर से परमिशन मांगनी होती है। पर क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। 23 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के आसनसोल इलाके में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, जहां उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो ऑप्शन में खरीदी जा सके नारदा स्कैम के पैसों से। ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है, जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। एक साल बाद दिसंबर 2020 को शुवेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अगले साल वेस्ट बंगाल में स्टेट इलेक्शंस होते हैं और उनको बीजेपी की टिकट मिलती है नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी के खिलाफ। वाह क्या सीन है। 17 मई 2021 को सीबीआई 4 तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करती है और एक चार्जशीट फाइल करती है। वो फिर लोकसभा स्पीकर के पास जाते हैं परमिशन के लिए और कहते हैं कि प्लीज हमें परमिशन दे दो ताकि हम दूसरे अक्यूज लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर सके। आगे जो होता है वो आपको सरप्राइज नहीं करेगा। एक सीनियर सीबीआई ऑफिशियल ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि हमने स्पीकर से परमिशन मांगी तो, पर अभी हमें कोई परमिशन मिली नहीं है। इसके बाद हमें सीबीआई से कोई अपडेट नहीं मिलती। मैथ्यू सैमुअल, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करी थी, वो खुद पूछ रहे हैं सीबीआई को कि आपने शुवेंदु अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया अभी तक। 2 महीने बाद जुलाई 2021 को शुवेंदु अधिकारी इंडिया के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलते हैं। सोलिसिटर जनरल वो लॉयर होता है जो गवर्नमेंट के लिए केसेस लड़ता है और तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉयर लड़ रहा था गवर्नमेंट के लिए? तुषार मेहता। जनरली जब सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसी से मिलता है जो अक्यूज हो उस केस में, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होती है, पर ऐसी परमिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि शुवेंदु अधिकारी उनके घर आए तो थे, पर उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई।
अब वो उनके घर क्यों गए थे वो तो मैं बता नहीं सकता, पर वही प्राइम मिनिस्टर जिसने आसनसोल की रैली में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन एक ऑक्शन में बिक नहीं सकती नारदा स्कैंडल के पैसों से, अब उसी आदमी को अपनी पार्टी में डालकर वेस्ट बंगाल में सीट्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी कंप्लीटली पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है तब से ईडी ने 121 बड़े पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेट किया है। 121 में से 115 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के थे, यानी कि 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ थे। अब आप बोलोगे कि बीजेपी करप्शन को टारगेट कर रही है और करप्ट लीडर्स बस ऑपोजिशन पार्टीज में ही है, और 2014 से 25 ऑपोजिशन लीडर्स ने बीजेपी को ज्वाइन किया है जिनके खिलाफ ईडी या फिर सीबीआई में केसेस चल रहे थे। 25 में से 23 लोगों को ईडी या फिर सीबीआई ने फ्री कर दिया है। अशोक चव्हाण, शुवेंदु अधिकारी और अजीत पवार तो बस 3 नाम हैं। मई 2019 ईडी प्रफुल्ल पटेल को चार्ज करती है एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस मर्जर केस में। जून 2023 को वो एनडीए ज्वाइन करते हैं। मार्च 2024 में सीबीआई उनके केस पर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। अगस्त 2014 को सीबीआई हेमंत बिस्वा शर्मा के घर पर रेड करती है, जो तब एक कांग्रेस लीडर थे, शारदा चिटफंड स्कैम केस में। नवंबर 2014 को सीबीआई उनको क्वेश्चन करती है। अगस्त 2015 को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज का स्टेटस 9 साल से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नवंबर 2020 को रणेंद्र सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी एक करप्शन केस में क्वेश्चन करती है। 1 साल बाद नवंबर 2021 को उनके पिताजी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। सितंबर 2022 को रणेंद्र बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज का स्टेटस नो प्रोग्रेस। तो जो वॉशिंग मशीन की ब्रांड है वो बीजेपी है, पर जो डिटर्जेंट यूज किया जा रहा है वो ईडी और सीबीआई है। पर ये मत सोचना कि ये कोई नई चीज है। 2007 को सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस में। सीबीआई ने ये केस दर्ज किया कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स पर झूठ बोला। जैसे उन्होंने कहा कि इटावा में जो उनका फ्रेंड्स कॉलोनी में घर है उसकी वैल्यू उन्होंने अपनी रिटर्न में दी 56,000 की, जबकि मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। लखनऊ के हजरतगंज में उनके घर को बताया गया 35 लाख का, पर मार्केट वैल्यू थी 12 करोड़ की। लखनऊ के मोहल्ला रमन्ना दिलकुश की प्रॉपर्टी की वैल्यू दी गई 20 लाख की, पर मार्केट प्राइस है 4 करोड़ का। पर इस केस की सिचुएशन इतनी बुरी थी कि मई 2007 को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था अखिलेश यादव के एसेट्स के बारे में, और केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज रोने लग गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज AR लक्ष्मणन जो बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको एक खत भेजा गया जिस पर उनके खिलाफ कई गंदे आरोप लगाए गए। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये केस आप दूसरी बेंच को दे दो। तो जुलाई 2008 को यूपीए सरकार गिरने वाली थी अमेरिका की न्यूक्लियर डील की वजह से, पर अंत में मुलायम सिंह यादव ने सरकार को बचा दिया अपना वोट डाल के। सरकार बचाने के कुछ महीने बाद नवंबर 2008 में गवर्नमेंट के सोलिसिटर जनरल यानी कि गवर्नमेंट के लॉयर ने सीबीआई को कहा कि आप अपना केस विड्रॉ कर लो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मई 2009 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बातें चल रही थी जो फेल हो जाती हैं। तो सीबीआई ने अब कहा कि हम मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस कर रहे हैं। फिर 3 साल बाद मुलायम सिंह यादव यूपीए के कैंडिडेट प्रणब मुखर्जी की मदद करते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, जिसके बाद ये मानो केस बंद ही कर दिया जाता है। वो लॉयर जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस केस को इतना डिले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में कई लेक्चर्स देते हैं, उन्होंने सालों तक इस केस की जजमेंट रिजर्व रखी। जस्टिस जोसेफ जिनको जजमेंट देनी थी, वो जनवरी 2012 को रिटायर हो गए बिना जजमेंट दिए। 1 साल बाद 2013 में इस केस को फाइनली बंद कर दिया गया। और ऐसी चीज़ों की वजह से ही मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि सीबीआई एक केज पैरेट है। यही चीज़ 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने दोहराई। हमारी सरकारों ने इन इंस्टीट्यूशंस की इतनी धज्जियां उड़ा दी हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस बस पेपर पर ही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अभी लाठी प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में है, तो चाहे वो पब्लिकली कितने भी भाषण दें, पर वो सीबीआई और ईडी को यूज करते हैं ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एजेंसीज कैसी यूज करी जाती हैं। 2013 में कई प्रोटेस्ट के बाद लोकपाल एक्ट इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से एक चेंज हुआ कि सीबीआई के चीफ को कैसे अपॉइंट किया जाएगा।
इस एक्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ को एक कमेटी अपॉइंट करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक जज होंगे। तो कमेटी में एक मेंबर गवर्नमेंट से, एक ऑपोजिशन से और एक न्यूट्रल है। पर ट्विस्ट ये है कि ये कमेटी उन कैंडिडेट्स के नाम से चूज करती है जो होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव करे हैं। तो वो सारे नाम पहले से ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और इसके अलावा गवर्नमेंट उनको ढंग से काम भी नहीं करने देती। जैसे 2019 को सीबीआई चीफ आलोक वर्मा मोदी सरकार के राफेल एयरक्राफ्ट की परचेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे थे। तो मोदी सरकार ने क्या किया, उनको ही अपनी पोजीशन से हटा दिया और एक नया सीबीआई चीफ बना दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता, अगर आपको हटाना है तो सेम कमेटी को अप्रूव करना होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस सीकरी ने 2:1 वोट दिया, जिससे आलोक वर्मा वापस सीबीआई चीफ बन गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो आलोक वर्मा की रिटायरमेंट में बस 2 दिन बचे थे। वो रिटायर हुए और फिर होम मिनिस्ट्री ने नए लोगों के नाम भेजे और जो नए सीबीआई चीफ बने वो राफेल की इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जब सीबीआई चीफ की अपॉइंटमेंट और काम सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो कहां से इंडिपेंडेंस आएगी? यही चीज ईडी में भी है। ईडी के चीफ को भी एक कमेटी अपॉइंट करती है जिसमें सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो गवर्नमेंट के करप्शन केसेस को चेक करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं। पर इन मिनिस्ट्रीज में जो सेक्रेटरीज हैं उनके बॉस तो मिनिस्टर ही हैं, तो वो उनकी ही सुनेंगे। इसके अलावा ईडी में कई प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे ईडी के पास पावर है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती हैं, अरेस्ट कर सकती हैं और कोई भी प्रॉपर्टी बंद करवा सकती हैं। तो ईडी के पास ये सारी पावर्स हैं, पर उनको पुलिस एजेंसी की तरह क्लासिफाई नहीं किया गया जैसे सीबीआई और स्टेट पुलिस को किया गया है। इसकी वजह से उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC फॉलो नहीं करना पड़ता। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो ईडी से करा सकती है। और सबसे बड़ी पावर जो ईडी को दी गई है वो है PMLA की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत ईडी अरेस्ट कर सकती है और प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है कोर्ट्स के बिना परमिशन के। ये एक्ट इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे मैंने इस वीडियो में बात करी थी कि हमारे लीगल सिस्टम में यूजुअली बोला जाता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर PMLA में ऑपोजिट है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हो, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी, जेल में सड़े रहो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PMLA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर अगले साल मोदी सरकार ने और चेंजेस करी इस लॉ में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चेंजेस एक्सेप्ट कर ली और बेल मिलना इम्पॉसिबल है। तो हमारी सरकार सीबीआई और ईडी यूज कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए, पर अगर वो लीडर बीजेपी में आ जाए तो सारे दाग साफ। पर ये वॉशिंग मशीन की धमकी कुछ लीडर्स के लिए अप्लाई करती है। दूसरे लीडर्स कैमरा के सामने तो बहुत प्यार करते हैं अपनी आइडियोलॉजी से, पर हमारी पीठ के पीछे वो म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं और जहाँ भी उनको अच्छी कुर्सी दिखी उधर बैठ जाते हैं। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे? बिल्कुल 100%। इसी वजह से विजेंद्र सिंह ऐसी चीजें बोल सकते हैं। फिर मैं सो गया उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक तो क्या ही बोलेगी। प्रॉब्लम यह है कि एक MP या फिर MLA बनने के बाद आपको इतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है कि एक पॉलिटिशियन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। ये मेनली हो रहा है क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन इतने महंगे हो गए, जिसके बारे में मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वीडियो में बात करी थी। और हर पार्टी चाहती है कि उनको वो कैंडिडेट मिले जिसके पास खुद का पैसा हो और वो खुद कैंपेनिंग कर सके। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के MLA ने तो ये भी कहा कि अगर आपके पास 2 से 10 करोड़ रुपए होंगे तो मायावती आपको पार्टी टिकट दे देगी। देश की फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रही है कि वो लोकसभा के लिए नहीं लड़ सकती क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। I don't have that kind of money to contest. लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस में 80% कैंडिडेट जो इलेक्शन जीते हैं उनके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। तो जब कैंडिडेट्स इतना पैसा खर्च करते हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए, MP या फिर MLA बनने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं सिस्टम से कैसे पैसा चूसूं। 2009 में एक एवरेज MP की इनकम 5 करोड़ थी, जो 2014 में 13 करोड़ हो गई और 2019 में 16 करोड़। आप मानोगे नहीं कि 2009 और 2019 के बीच आंध्र प्रदेश की सिटिंग MLAs की जायदाद 10 गुना बढ़ गई। इनफैक्ट इंडिया में एक रिसर्च ने दिखाया कि एक इलेक्शन जीतने के बाद एक विधायक के फैमिली मेंबर की रोड कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर बनने की चांसेस 63% तक बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली हमारे देश में जैसे कोई विधायक बनता है वो अपने चाचा या फिर भतीजे को रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जिता देता है। और इसी वजह से मोस्ट MPs या फिर MLA किसी आइडियोलॉजी से प्यार नहीं करते, वो बस कैमरा पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो प्यार करते हैं पैसे से या फिर पोजीशन से, जिसके बारे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले ने बहुत अच्छी तरह बात करी थी। जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था और
चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। मोस्ट लोग जो एमपी या फिर एमएलए बनते हैं वो गवर्नेंस या फिर पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको कोई पावर ही नहीं दी जाती। हमारे देश की मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं है। इन पार्टीज में बहुत कम ही लोग हैं जो सारे मेजर डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि पार्टी की पॉलिसी क्या होगी या फिर टिकट किसको मिलेगी। देश के एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, तो वो बेसिकली एक कठपुतली बन के रहते हैं। 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, एक दिन में 3 पार्टी, जिसके बाद एक लाइन बहुत पॉपुलर हो गई, आया राम गया राम। 1960s और 70s में लोग पार्टीज इतनी जल्दी बदलते थे कि सरकारें गिर जाती थी। फिर पार्लियामेंट ने 1985 में डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल डाला या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ ने बेसिकली कहा कि कोई एमपी या फिर एमएलए अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता दूसरी पार्टी के लिए, और कई गाइडलाइंस भी बनाई गई। जैसे एक गाइडलाइन थी कि अगर कोई एमपी या फिर एमएलए अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है पार्लियामेंट में तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस लॉ की वजह से हर एमपी या फिर एमएलए को हाँ में हाँ ही भरनी है। वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो ना वो पार्टी के खिलाफ जा सकते, ना वो कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए वही लोग राजनीति में आना चाहते हैं जो बस पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो पॉलिसी मेकिंग तो कर ही नहीं सकते। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। इसके अलावा लोग भी इलेक्शंस में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वोट नहीं दे रहे, बल्कि दे रहे कि मेरी स्टेट में चीफ मिनिस्टर या फिर देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। इस वजह से मैटर ही नहीं करता लोगों के लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ कौन रहा है। 2019 में सनी देओल पंजाब की गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ रहे थे। आपको लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक्स हेल्प करेंगी ये देश को जोड़ के रखने के लिए? कौन स्ट्राइक्स? बालाकोट स्ट्राइक्स जो बालाकोट में। देखिए, मेरे को इतनी चीजों के बारे में खबर नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, लड़ने आया हूँ, जीत जाऊंगा, फिर मैं जुड़ूंगा, फिर मैं आपके साथ बाकी चीजों पर बहुत सारी बात कर सकता हूँ। उनको बालाकोट स्ट्राइक्स के बारे में नहीं पता था। इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस 17%, जबकि नेशनल एवरेज है 79%। तो हमारे देश में मोस्ट लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बस इसलिए ही लड़ रहे हैं कि उनका स्टेटस हाई हो जाए या फिर उनको और पैसा मिल जाए। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पब्लिकली कोई ये बोलता है कि नहीं ये सब झूठ है, हमारी सरकार तो बहुत साफ है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे एंटी करप्शन मुद्दे पर। आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। और क्यों चला? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। पर वही प्राइम मिनिस्टर जो पब्लिकली रैली में अशोक चौहान के खिलाफ ये कहते हैं कि वो कारगिल के जवानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। भारत माँ की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में माँ भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? कुछ सालों बाद उन्हीं को अपनी पार्टी में डाल देते हैं। वही प्राइम मिनिस्टर जो ऐलान करते हैं कि वो नोटबंदी कर रहे हैं ताकि अनअकाउंटेड पैसा हमारे देश से हट सके, वो ऐसे लीडर्स को अपनी पार्टी में डालते हैं जिन पर कई सीरियस करप्शन केसेस लगे हुए और उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है। वही प्राइम मिनिस्टर जो ये कहते हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ रहे हैं ताकि हमारी राजनीति से काला धन जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहते हैं कि सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं है कि उनको पता चले कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहाँ से हो रही है। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। फरवरी 2018 में उन्होंने एक स्पीच दी थी जहाँ उनकी एक लाइन बहुत पॉपुलर हो गई। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। ये लाइन इतनी पॉपुलर हो गई कि 2019 में एक मूवी रिलीज हुई थी नरेंद्र मोदी, जहाँ विवेक ओबराय प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रहे थे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई लाडला बेटा नहीं जिसकी हर गलती माफ हो जाएगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। नाले में गंगा पानी आ रहा है।